इसके अलावा और देखते हैं, दे कैन बी अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। ये आपको पता ही है, मैं पहले कई दफ़ा बोल चुका हूँ, बस लास्ट टाइम और बोल रहा हूँ। ये जो है आपके हमेशा अट्रैक्टिव ही होते हैं, मास रिपल्सिव नहीं होंगे, दे आर ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। इसके अलावा चार्ज का इंपॉर्टेंट रोल होता है किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में, राइट। यू नो दैट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर चार्ज आते हैं भाई, प्लस माइनस हमेशा होते हैं। और इसका जो इंपॉर्टेंट रोल होता है दैट इज़ द ग्रेविटेशन, राइट। ये ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, ये भी स्केलर क्वांटिटी है। इसकी एसआई यूनिट जो है वो कूलम होती है, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, केजी होती है, आपको ये भी पता है, राइट। ये यूनिट जो है ये डिराइव्ड यूनिट होती हैं। डू यू नो दैट व्हाट आर द डिराइव्ड यूनिट? वो होते हैं जो मल्टीप्लाई और डिवाइड से बने, जो मल्टीप्लाई और डिवाइड से बनते हैं उनको डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे स्पीड ले लो आप, स्पीड का फॉर्मूला क्या बना, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या है, एक लेंथ है, एक सेकंड है, तो डिवाइड आ गया ना, तो इसके कारण जो बना वो डिराइव्ड बना। ऐसे एक्सेलेरेशन है, यहाँ पर क्या है, Q इज इक्वल टू आई टी। तो आई टी का मतलब क्या हुआ, ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लाई से बने ना, तो इसका मतलब ये डिराइव्ड। और मास जो है एक फिजिकल या फंडामेंटल यूनिट है, ये एक डिराइव्ड यूनिट है, ये एक फंडामेंटल या फिजिकल यूनिट कहलाती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फिजिकल क्वांटिटी है एक फंडामेंटल। इसके अलावा चार्ज मे नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। चार्ज जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता विदाउट मास के, यानी कि चार्ज का होना तब पाया जाएगा जब कोई भी आपके पास मास होगा। अगर मास नहीं है तो आपके पास चार्ज भी नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हमने पॉलीथीन लिया या फिर हमने जो है वो रबर की जो रोड ली थी, तो उन पे चार्ज कब होगा, जब उनका मास होगा। अगर उनका मास ही नहीं हो तो चार्ज कैसे होगा? तो यहाँ पर लिखा हुआ है मास एग्जिस्ट विदाउट नेट चार्ज। हाँ, मास एग्जिस्ट कर सकता है विदाउट चार्ज। ये हमारे लिए एक अनदर कंसेप्ट है कि जो मास है वो बिना किसी चार्ज के एग्जिस्ट कर सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। जैसे एग्जांपल के तौर पे x इज इक्वल टू वाई बट y इज नॉट इक्वल टू x। इसका मतलब क्या है, बाप जो है वो बेटे को मार सकता है, लेकिन बेटा नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो x इज इक्वल टू वाई बट y इज नॉट इक्वल टू x। तो सिंपल सी बात है, जो चार्ज है, राइट, वो मास पे ही डिपेंड करेगा, यानी कि मास नहीं हो तो चार्ज भी नहीं होगा, और मास हो सकता है बिना किसी चार्ज के, राइट। इसके अलावा जो है ट्रांसफर ऑफ चार्ज जो है वो मास में चेंजेस लेके आते हैं, यानी कि जब भी ट्रांसफ़र होता है किसका, चार्ज का, तो हमेशा मास में क्या पड़ता है, फ़र्क पड़ता है, मास गेट चेंज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसके अलावा जो है वो जब भी आप यहाँ पर देखोगे ट्रांसफर ऑफ मास होता है तो चार्ज जो है नोट ब्रिंग चार्ज इन अ या चेंज इन अ। जब भी मास जो है वो ट्रांसफ़र हो, ट्रांसफर ऑफ मास मे नोट ब्रिंग चेंज इन चार्ज। यानी कि जब मास ट्रांसफर हो तो जरूरी नहीं है कि चार्ज चेंज हो, लेकिन जब आपका चार्ज चेंज होगा तो मास जरूर ट्रांसफर होगा। जैसे मैंने वो बॉल वाला एग्जांपल, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। जब भी जो है कहीं पर भी चार्ज ट्रांसफर होगा तो उसके मास में डिफरेंस आएगा ही आएगा, एक जगह प्लस एक जगह माइनस। लेकिन जब इस सिचुएशन को हम देखते हैं, जब भी हमारे पास कोई भी मास ट्रांसफर हो रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि उसके साथ चार्ज जो है वो भी ट्रांसफर होगा, राइट। तो होप्स आपको पता लग गया, देयर आर मैनी डिफरेंस बिटवीन द चार्ज एंड द मास। तो आपको इनको लिखना है। इसके अलावा लिखने के साथ साथ एक दो क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में कप वाला क्वेश्चन होगा, वो करना है आपको। इसके अलावा एक प्लस माइनस क्यू ई का क्वेश्चन होगा, एनसीईआरटी टेक्सचुअल क्वेश्चन है। ये दोनों आपको जो हैं अपनी फेयर कॉपी में करने हैं। ये न्यूमेरिकल जो मैंने 4 दिए ना, उन्हीं के साथ आ जाएंगे। और इंडक्शन के क्वेश्चन जो है वो मैंने बताए थे आपको कि कैसे पिथ बॉल और रोड को आप चार्ज कर सकते हो, वो भी आपको करने हैं, राइट। अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और टॉपिक देखते हैं क्या है। हाँ जी, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज द कूलम लॉ। अच्छा टॉपिक है, राइट। और यहाँ से हमारा जो है वो बड़े क्वेश्चन का जो सीरियल है वो शुरू हो जाता है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे अभी, और घबराना नहीं है। एक ही टॉपिक अभी हमें करना है, कूलम्स लॉ, उसके बाद हम लेवल बढ़ाएंगे। आज सिंपल सा कंसेप्ट है कि कूलम लॉ होता क्या है। एक्चुअल में जो कूलम थे उन्होंने कुछ अपना चार्ज के ऊपर जो है बहुत सारी स्टडी की। कोई क्वांटाइजेशन के बारे में बताया उसने, क्वांटिटेटिव स्टडी होती है किसके ऊपर, चार्ज के ऊपर। तो उन्होंने बोला कि हम चार्ज को मेजर कर सकते हैं बाय द बैलेंस इज नोन एज टॉर्जन बैलेंस। 1 नंबर का क्वेश्चन है भाई, ध्यान से नोट कर लो, राइट। कूलम ने क्या कहा कि हम चार्ज को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं किसके द्वारा, टॉर्जन बैलेंस के द्वारा। एक स्पेशल बैलेंस है जिसके ऊपर जो है वो आई मीन टू से जो आइसोलेटेड सिस्टम में होती है, जिसके ऊपर बाहर की चीज़ों का कोई असर नहीं पड़ता,
राइट। आप इंटरनेट पे भी देख सकते हो कि ऐसी कौन सी बैलेंस है। अब कूलम ने क्या कहा, कूलम ये कहता है कि मान लेते हैं मेरे पास कोई भी चार्ज है जिसका अमाउंट है पॉजिटिव का, कूलम ने सारे के सारे चार्ज सेम ही लिए हैं, आई मीन टू से दोनों के दोनों सेम साइन के, लाइक आर ऑलवेज रिपेल एंड अनलाइक आर अट्रैक्ट एंड समथिंग, वही हिसाब है। और दूसरा भी उसने चार्ज लिया, वो भी क्या था, क्यू अमाउंट का था, इसका नाम था Q1, इसका नाम था Q2, राइट। इन्होंने इन दोनों को एक दूसरे से दूर रख दिया और ये जो दूरी थी ये r डिस्टेंस पे थी। इट्स समथिंग लाइक अ ग्रेविटेशनल फोर्स जो आपने पहले पढ़ा है। तो कूलम क्या कहता है कि जब हमने दो चार्ज लिए, ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम में उनको रखा जिसके कारण इनके ऊपर बाह्य फोर्स का कोई फर्क नहीं पड़ा, तो उनके बीच का जो गैप है वो r था। ध्यान रहे r आपको जो है वो हमेशा मीटर में लेना है। इन एनी केस अगर सेंटीमीटर दे रखे हैं तो आपको उसको मीटर में कैसे करना है, 10⁻⁻2 साथ में मल्टीप्लाई होगा हमेशा, आप इसको डिवाइड नहीं करोगे 100 से, मल्टीप्लाई करोगे, ठीक, यहाँ से आसानी हो जाती है। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो फोर्स लगता है इन दोनों चार्ज के बीच कैसा होगा, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, रिपल्सिव होगा क्योंकि दोनों सेम साइन के हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि सेम साइन एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो जो फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ द चार्जेज, वो इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के बराबर होगा, क्या, फोर्स। ये उसका पहला फैक्ट था, राइट। दूसरा उसने क्या बताया, जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंसेज। अब इन्वर्सली का मतलब क्या हुआ वो समझते हैं भाई। इन्वर्सली का मतलब ये है कि अगर ये एक दूसरे के करीब करीब होंगे, मान लेते हैं यहाँ पे दो पहलवान है एक दूसरे के करीब करीब हैं, तो फाइट डेड श्योर है, होगी ही होगी। लेकिन ये अपने घर है, ये अपने घर है, एक दूसरे को देख ही नहीं सकते, तो फाइट का तो चांस ही पैदा नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं मतलब बिल्कुल माइक के साथ बोलता हूँ, माइक के पास आके बोलता हूँ, तो साउंड आपको ज़्यादा सुनाई देती है, यानी कि R घट चुका है। और अगर मैं दूर जाके बोलता हूँ तो R आपका बढ़ चुका है, तो जिसके कारण साउंड पे भी फर्क पड़ता है। तो ये इसका सेकंड फैक्ट था। इन दोनों को जब हमने कंबाइन किया तो F इज डायरेक्टली टू Q1 Q2 डिवाइड्स बाय R स्क्वायर, राइट। अब ये जो हमारा फैक्ट है दैट इज नॉट अ फाइनल रिजल्ट, ये रिजल्ट हमारा फाइनल नहीं है, क्योंकि कभी भी फिजिक्स जो है इस तरह के रिजल्ट को एलो नहीं करती जहाँ पे डायरेक्टली का साइन हो। यू आर ऑलवेज रिमूव दैट बाय द इक्वलिटी साइन, आपको हमेशा यहाँ पर इक्वलिटी का साइन लगाना पड़ेगा, और इसके साथ साथ आपको कोई यहाँ पे K कॉन्स्टेंट भी लगाना पड़ेगा। अब ये जो आपका K कॉन्स्टेंट है इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कॉन्स्टेंट भी कह सकते हैं। क्या नाम होगा, मैं भी लिख देता हूँ, K इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कॉन्स्टेंट, राइट। ये इसका पहला नाम हो सकता है। इसके अलावा आप इसको कूलम कॉन्स्टेंट भी कह सकते हो, इसका दूसरा नाम क्या होगा, कूलम कॉन्स्टेंट। ये इसके दो नाम रहेंगे, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट भी कह सकते हो और इसको आप कूलम कांस्टेंट भी कह सकते हो। तो ये हमारे पास क्या रहेगा, कांस्टेंट टर्म रहेगा। तो यहाँ जो रिजल्ट है हमारा वो क्या बनता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब जो K है वो क्या चीज़ है, K जो है वो वैक्यूम में माना जाता है कुछ और, राइट, एयर में कुछ और माना जाता है, राइट, इसके अलावा वाटर में कुछ और माना जाता है। तो ऐसे ही आपके यूनिवर्सल फैक्ट हैं जो आपको बताया गया है कूलम के द्वारा कि हम जब भी जो है किसी चार्ज को वैक्यूम में रखते हैं तो K की वैल्यू क्या लेनी है, जब हम एयर में रखते हैं तो क्या लेनी है, वाटर में रखते हैं तो क्या लेनी है। ऐसे एक टेबल डिज़ाइन की गई है, आपको उसे एक बार रीड आउट जरूर करना है। सो यहाँ पर जो K की वैल्यू है जब तक आप इस धरती पे हो तब तक आपको क्या लगानी है, दैट इज F इज इक्वल टू K, K इज़ 1/4 पाई। यहाँ तक आपको कोई किसी तरह से संदेह पता लग गया होगा कि ये क्या चीज़ है, 1/4, 4 क्या है पता होता है, दैट इज द नंबर इनटू एप्सिलॉन नोट, ई नोट इज अ एप्सिलॉन नोट या एप्सिलॉन, EPSILON। तो एप्सिलॉन का मतलब क्या है, यहाँ पर एप्सिलॉन नोट है ये, राइट, EPSILON, और ये है नोट। नोट का मतलब यहाँ पर ये वाला नोट हो सकता है या जीरो वाला नोट हो सकता है। तो ये एक ऐसी क्वांटिटी है जो वैक्यूम के अंदर की बातों को बताती है। आई मीन टू से इट्स समथिंग लाइक अ वैक्यूम, ये एक वैक्यूम ही होता है। इसको हम एब्सोल्यूट परमिटिविटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। किसी का नाम रख सकते हो आप आने वाली जनरेशन में, हे परमिटिविटी कैसी हो, तो परमिटिविटी। परमिटिविटी का मतलब क्या हुआ, किसी भी चार्ज को वैक्यूम के अंदर प्लेस करना एब्सोल्यूट परमिटिविटी कहलाता है। लेकिन अगर हम इस नोट को हटा दें तो ये वैक्यूम में ना रख के किसी मीडियम में प्लेस कर दिया जाता है, ठीक है।
तो पहला चार्ज क्या था Q1, दूसरा चार्ज क्या था Q2 अपॉन आर स्क्वेयर। सो दैट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ इट। ये कूलम का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जहाँ से बहुत सारे न्यूमेरिकल जो हैं वो सॉर्ट आउट हो सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट? वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गई है, नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ते हैं भाई।